हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। कल हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम देख लिया था। उस जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमने बांटा था, तो ग्रुप ए में हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी थी। ठीक है, तो आज हम मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी देखेंगे। नॉर्मेलिटी मैंने तुमको बताया था, जब हम मोल कॉन्सेप्ट 2 करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट करेंगे, पोर्शन करेंगे, उस वक्त हम नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में वेट बाय वेट और मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड देन पीपीएम एंड पीपीवी। पीपीएम पीपीवी तो मतलब शायद 1 मिनट का भी नहीं है। ठीक, तो कोशिश करेंगे आज जितने हो सके, जितने ज्यादा हो सके उतना हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ए का जो थर्ड है, दैट इज थर्ड वन इज मोलैरिटी। ठीक है जी, मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से या मोलर से। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको इसकी यूनिट कह सकते हो, और इस यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है जी, आर वी क्लियर? अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन सिंपल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये हमारा इसकी डेफिनेशन है। सॉल्यूशन पूरा लिख लेते हैं। ठीक है जी, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस यूनिट या दिस टर्म जो मेजरमेंट की है। अच्छा, इसके बेसिस पे अगर मैं से इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो NB लिख सकते हैं, बिकॉज मैंने बोला था सॉल्यूट को मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा, और V सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, V सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये दिस मींस ये वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NB द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर मैं इसको लीटर्स में ना लिखूं, ml में लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं, इसको मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि ऊपर आ जाएगा ऐसे। भाई इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे लिख सकता हूं? ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000 है ना, अपॉन 1000 ऐसे आएगा, ये यहां पे चला जाएगा ऊपर। ठीक, तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ट्वाइस आई एम राइटिंग इट जस्ट वंस, ये इनटू 1000 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, मोल और मिलीमोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई? 1000 है ना भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स, दैट मींस 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। सेम वे 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल्स, है ना। तो इसमें अगर मैं NB मोल्स लिखता हूं, NB मोल्स हैं, दे विल बी इक्वल टू NB इंटू 1000 मिली मोल्स, है ना भाई। अगर मैं NB मोल्स को मिली मोल्स में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। तो इस चीज को ये जो यहां लिखी है, इसको मतलब ये हमारे अभी मिली मोल्स हो गए, जो NB मोल्स थे दे आर इतने मिली मोल्स। तो हम ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है जी, M इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ये कब काम आएगा तुम्हारे? जब तुम्हें बताया गया हो कि कितने मिलीमोल्स तुम्हारे पास है। ठीक है, कभी मोल्स में कभी मिलीमोल्स में डील करोगे तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अगर हमारे पास इसका मास दिया हो, सॉल्यूट का मास दिया हो, इसका मोलर मास हो, तो भी हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। M इक्वल्स टू NB है ना, और NB को हम लिख कैसे सकते हैं? NB को हम लिख सकते हैं WB, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास ही तो मोल्स होता है।
तो इसको यहां लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू V सोल्यूशन इन लीटर्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं WB इंटू 1000, मतलब इसको अगर मैं ml में लिख दूं MB इंटू V सोल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो तुम कह सकते हो कि हमारे पास 5 फॉर्मूले हो गए, लेकिन एसेंशियली एक ही फॉर्मूला है विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस ये है कि उस मोल्स को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कहीं पे हम मोल्स लिख रहे हैं, कहीं पे हम मोल्स को मिलीमोल्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोल्स की जगह हमें मास दिया हो तो हम उसके मोल्स में कन्वर्ट करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक है ना, ये तुम्हारी क्लास में, स्कूल में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला, इनको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गॉट इट। अच्छा, अब इसमें आगे की बात करते हैं। जैसे एक चीज की अगर मैं बात करूं, ये कहीं कहीं तुम लिखा देखोगे, जैसे लिखा होगा 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 1 m सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज 1 मोल इन 1 लीटर, 1 मोल इन 1 लीटर, इस तरीके से लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट्स व्हाट इट मींस। अगर मान लो सेमी मोलर लिखा है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी मोलर, इसका मतलब हुआ 1/2 और 1/2 m, और m/2 करके भी लिखा होता है कभी कभी, m/2, ठीक है। इसका मतलब हुआ हाफ मोल इन 1 लीटर, ठीक है। इसमें अगर देखोगे सेमी पेंटी मोलर क्या है, ये होगा 1/5 m, और m/5 करके भी कभी कभी लिखा होता है, m/3 m/4 ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/5 मोल इन 1 लीटर। सिमिलरली अगर मैं डेसीलीटर बोलता हूँ, देसी मोलर बोलता हूँ, तो इसका मतलब हुआ 1/10 m और m/10, so 1/10 मोल्स इन 1 लीटर, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस नाउ, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी लिखा है तो क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ओके, नाउ ठीक, कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने एक सोल्यूट का जो सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है m इक्वल टू 0.5 m है, मतलब मोलैरिटी इक्वल टू 0.5 m है, ठीक है जी। अच्छा, और V सोल्यूशन जो है वो 2 लीटर्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं, तो सिंपल फॉर्मूला याद होगा, उससे तो कर ही सकते हैं। इसमें क्या बोला है, m, हमें m दिया है, वेरी गुड। अच्छा, nb उसने निकालने के लिए बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब nb निकालने के लिए बोला है। v सोल्यूशन दिया है भाई 2 लीटर, सिंपल है, तो उसको फॉर्मूला लगाओ, 0.5 इक्वल्स टू nb अपॉन 2 लीटर्स, तो nb इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मोल, है ना भाई, 2 इंटू 0.5 1 मोल। ये क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर इंटू लीटर, मोल आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, जो कि डिसॉल्व्ड है, इज इक्वल टू 60 ग्राम्स, 60 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है इन 2 लीटर्स में। जब इसने बोला, इसी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इसी सॉल्यूशन में मैं अब इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो सॉल्यूट का मास डिसॉल्व्ड है दैट इज 60 ग्राम्स, वो कह रहा है इसका मोलर मास निकाल लो। तो मोलर मास कैसे निकालोगे, या तो तुम अगर ये इंफॉर्मेशन पहले मालूम होती तो हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा लेते, कौन सा, m इज इक्वल टू WB अपॉन MB
इंटू वी सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, इस वाले उसमें क्या लगाओगे, m कितना हो गया 0.5 हो गया, w भी हमें फाइंड करना है, सॉरी w भी तो हमें दिया हुआ है 60 अपॉन m भी हमें निकालना है इंटू ये 2 हो जाता। ठीक है जी, तो m b इक्वल टू क्या आएगा, एम बी इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 1 हो गया, तो ये 60 आ जाएगा, 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये इसका मोलर मास आ गया, है ना। तो छोटी छोटी क्वेश्चंस है, यही इसी में घुमा के कुछ ना कुछ पूछ लेगा तुमसे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। इसमें तुमने एक चीज नोटिस करी कि अगर तुम्हारे पास मोलैरिटी दी हो और तुम्हें वॉल्यूम दे दी जाए, तो तुम उसके मोल्स या मिलीमोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो हमने मोल्स कैलकुलेट करने के 3 तरीके तो पहले देखे थे। कौन सा, हमने हमारे पास अगर मास है तो उसका मोलर मास से डिवाइड करके हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो उसे हम Na से डिवाइड करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ या वॉल्यूम हो गैसेस की, तो हम 22.7 लीटर से डिवाइड करके उसकी मोल्स निकाल सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि अगर मोल्स को निकालना तो एक और तरीका है हमारे पास, दैट इज कि मोलैरिटी को, या यूं कह लो कि n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m इंटू वी। एक और फॉर्मूला समझ लो इसको, ये ध्यान रखना, ये जो m है ये तो मोलैरिटी होगी, और v जो होना चाहिए वो लीटर्स में होना चाहिए, तब तुम्हारे मोल्स आएंगे। अगर मान लो m v इंटू ml कर देते हो, तब यहां पे मिली मोल्स आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, मोल और यहां पे ये मिली मोल आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एग्जाम्पल है हमारे पास पे, कोई तो भी है, चलो कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं। लेट्स से अच्छा, पिछले वाले एग्जाम्पल में देख लेते ना, 0.5 m इसका मोलैरिटी है और 2 लीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें इसके मोल्स निकालने हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू वी इन लीटर्स। m कितना है 0.5 इंटू वी इंटू लीटर्स इज 2, 1 मोल आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहां से भी हमें पता चल रहा है कि 1 मोल का मतलब 1000 मिलीमोल्स है ना। लेकिन हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलीमोल्स कितना आएगा, मिली मोल्स इक्वल्स टू 0.5, m तो है इंटू वॉल्यूम इन ml, 2 लीटर ml में कितने हुए 2000, ये कितना हो गया 1000 मिलीमोल्स, है ना। तो देखो 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिलीमोल्स होता है ना। तो ये चीज यहां से भी आ रही है। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक क्वेश्चन, डेसीमोलर, डेसीमोलर नहीं डेसीमोलर, ठीक है, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 का एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 in 200 ml of this solution। ठीक है, डेसीमोलर का मतलब सबसे पहले क्या आएगा, m/10 या 1/10 m, ये तो इसकी मोलैरिटी हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाएं सीधे सीधे, इसमें इसने क्या पूछा है, मास पूछा है ना H2SO4 का, तो ये Wb पूछ रहा है, तो सीधे वही वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/10 इज इक्वल टू क्या था Wb अपॉन Mb कितना होता है 98 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, सॉरी ml कितनी है 200, और ऊपर क्या जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये WB इज इक्वल टू 98 इंटू 2 अपॉन 100 विच इज 196 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1.96 ग्राम। 1.96 ही हो ना, या राइट। ठीक है, सिंपल था, कुछ भी नहीं था उसमें करने का। ओके, नाउ लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस। ठीक है,
Let's do these simple questions. पहला है, इसमें m कैलकुलेट करना है, क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर वाटर। ठीक है जी, ओके। सेकेंड ये बोल रहा है 2 मिलीमोल्स इन 200 ml वाटर। इसमें बोल रहा है थर्ड वाला 5 मोल्स इन 2000 ml ऑफ वाटर। ठीक है, नहीं वाटर नहीं, सॉरी सोल्यूशन, दिस इज सोल्यूशन। ठीक है, और फोर्थ वाला है 100 ml ऑफ 0.2 m HCl प्लस 3.65 ग्राम HCl। तो फाइनल m। ठीक है, एक एक करके करते हैं इसको, यहाँ इधर इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 18 ग्राम है ग्लूकोज का, तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे, सीधे यार m का फॉर्मूला लगाओ ना। मोल्स कितने आएंगे, इसका 18 ग्राम अपॉन इसके मोलर मास 180 इनटू क्या है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो 1 आ गया, कितना आ गया 1/10। ठीक है, अच्छा ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो m इक्वल्स टू, इसमें क्या है मिलीमोल्स दिए हैं, तो जब मिलीमोल्स दिए हैं तो मैंने क्या बताया था, तुम मिलीमोल्स को जब दिया होता है तो तुम सीधे ml में भी वॉल्यूम रख सकते हो। तो मिलीमोल्स कितने दिए हैं इसके 2 अपॉन मिलीमोल्स के 200 ऑफ द सॉल्यूशन, कितना आएगा ये 1/100 m। ठीक है, ये सेंटीलीटर सॉरी सेंटीमोलर कह सकते हैं इसको। थर्ड 5 मोल्स, m इक्वल्स टू 5 मोल्स है, 5 अपॉन ये 2000 ml है, 2000 ml का मतलब क्या हुआ, यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/2 m। ठीक है, और फोर्थ क्या है, फोर्थ थोड़ा सा ट्रिकी है। फोर्थ में क्या है कि तुम्हारे पास ये सोल्यूशन था, इसमें तुमने थोड़ा सा ये प्योर HCl और डाल दिया, अब क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो 100 ml है हमारे पास, ठीक 100 ml ऑफ 0.2 m HCl, तो इसमें मोल्स कितने होंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, वो कैलकुलेट कर लेंगे और इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो सोल्यूशन में अब है वो आ जाएगा कि नहीं। जैसे इसको इस तरीके से देखो, जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास 0.2 m सोल्यूशन है, इसके 100 ml है, अगर मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या आएगा m इंटू v, m ये है और v लीटर्स में रखना होगा, तो लीटर्स में क्या है 0.1, तो 0.2 इंटू 0.1 n इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 0.02। क्लियर हो गई भाई बात, 0.2 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 0.02। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसमें हमने कुछ और HCl भी डाले, तो कुछ मोल्स ऑफ HCl डाले होंगे, ठीक है, प्लस 3.65 ग्राम्स, ठीक है, अपॉन इसका कितना मास होता है मोलर मास 36.5 ग्राम्स पर मोल, ये कितना आ जाएगा 1/10 या 0.1 मोल आ जाएगा ये। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर दिया, टोटल कितने मोल्स हो गए 0.02 एंड 0.1, टोटल मोल्स आ गए। अब मैं m से कैलकुलेट कर सकता हूं विच इज 0.12, ये तो मोल्स हो गए, और कंसिडरिंग कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, हालांकि इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है, तो कंसिडरिंग कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो हम मोल्स वॉल्यूम क्या रख लेंगे 100 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ऐसा, ये आएगा 1.2 m। क्लियर हो गई बात, ये सिंपल इनफ है ना, खूब। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं फिर फॉर्मेलिटी पे जाएंगे। ला 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 ला। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं भैया।
वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, ठीक है। एक ऐसा है, अब ये इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन इन रिएक्शन इन सॉल्यूशंस का जो पूरा फंडा है वो इन चीजों पे बेस्ड है, और मोलैरिटी इन सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो क्वेश्चन इज कि एक हमारे पास सेमी मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। इसकी वॉल्यूम हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक। अब ये कह रहा है कि इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया, इस सॉल्यूशन की V वॉल्यूम को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया गया बाय 200 ml ऑफ डेसीलीटर, डेसी मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया? इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया। अब इसको समझो, पहले सॉल्यूशन छोड़ो, इसमें है क्या एक्टिव जो सॉल्यूट है, क्या है NaOH है, वो क्या होता है बेस होता है, वहां पे क्या है सॉल्यूट H2SO4 वो होता है एसिड। तो एसिड और NaOH बेस मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2NaCl प्लस Na2SO4 प्लस 2H2। ये मैं इसकी रिएक्शन लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन है वो ये कि रिएक्शन तो भाई जो वाटर उसमें प्रेजेंट है दोनों के दोनों सॉल्यूशंस में, क्या वो रिएक्ट करेगा? उसका रिएक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। वाटर इसमें भी है, वाटर उसमें भी है, NaOH ये हो गया, H2SO4 ये हो गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास मोल्स होते, अगर इनके मोल्स होते तो हम आराम से कर लेते भाई कि इसका 2 मोल इसका 1 मोल, तो हाँ भाई पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, चला जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ तो मोल्स ही नहीं है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है उसकी मोलैरिटी और उनकी वॉल्यूम्स दी हैं, क्लियर होगी बात, ठीक। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अभी मैंने क्या बताया था कि जब मोल्स निकालने हो तो उनकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर कर दो, तो हमें उसके मोल्स, या अगर वॉल्यूम इन ml करोगे तो उसके मिलीमोल्स हमें पता चल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस चीज को, सेम चीज को यूटिलाइज कैसे करेंगे। देखो भाई सेमी मोलर है तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी 1/2, ये m हो गया है। v क्या है हमें पता नहीं है, ये v, तो ये v मैंने लीटर्स में लिया है, और उसने जो वॉल्यूम पूछी है ना, जो वॉल्यूम पूछी है वो भी लीटर्स में ही पूछी है, तो मैंने इसको लीटर्स में ले लिया। ये तो इसके मोल्स हो गए। अच्छा इसके कितने मोल्स हुए, इसके मोल्स हुए 1/10 इंटू 1/10 मतलब डेसी मोलर है तो 1/10 हो गया इसकी m, और वॉल्यूम जो है ये भी लीटर्स में ले, अगर यहाँ लीटर्स में ले रहा हो तो यहाँ तो लीटर्स में लेनी ही पड़ेगी, सेम चीज, क्योंकि हम मोल्स को कंपेयर कर रहे हैं ना। इसके मोल्स इतने हैं, इसके मोल्स कितने होंगे 200/1000, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, ओके। तो अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/50, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर ये मोल्स अकॉर्डिंग, यानी कह लो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो जितने इसके मोल्स है उसी के अकॉर्डिंग इसके मोल्स भी होंगे, मतलब इसको लिमिटिंग रिएजेंट मानो, उसके हिसाब से इसके मोल्स आने चाहिए। तो इसके मोल्स कैसे आते हैं भाई, इसके मोल्स आते हैं 1 मतलब जो टू जो इसका कोफिशिएंट है अपॉन इसका कोफिशिएंट 1, और इसके मोल्स, किसके, इसके मोल्स कितने हैं 1/50, कितना आ गया ये 1/25, ये इक्वल टू कितना आएगा V/2। भाई इसके मोल्स तो इतने थे, अगर इसके 1/50 मोल है तो इसके जस्ट डबल होने चाहिए, जो कि आ चुका है। दीज नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू जो हमने यहां से कैलकुलेट किए थे V/2। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, V इक्वल टू आ जाएगा 2/25 which is 0.08 लीटर्स, ठीक है।
कैलकुलेट कर लेना भाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4/100, 8/100, 1/100 इज 0.08। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को पिंग करके पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमने बस एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी और इनके जो मोल्स थे हमने बस वो बैलेंस कर दिए, ठीक है ना, हमने उनके मोल्स को इक्वेट कर दिया अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3। वॉल्यूम ऑफ NH3 बोल रहा है भाई, ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस एट STP। तो हो क्या रहा है, सीधे सीधे वो लिखते हैं, ठीक है, NH4 whole twice, this is ammonium sulfate, it is reacting with a ammonium sulfate का एक solution is reacting with another solution of NaOH। इसका एक solution है, इसका एक solution है, हम दोनों इनको मिला दिया, ठीक है। अब यहां पर होगा एक रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, देखो भाई ये ध्यान रखना, NH4 जो होता है ये, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। शायद अभी पहले कभी पढ़ा ना हो और कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो, डजंट मैटर, मैं बता रहा हूं, अमोनियम आयन कहते हैं इसको, और ये एसिडिक होता है, ठीक है। अगर इसका नेचर एसिडिक है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, बेसिस से, ठीक है जी, ओके। सो वेयर वर वी, यस, इसको रिएक्ट कराएंगे तो वी विल गेट Na2SO4 प्लस NH3, और क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो H2O भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस है तो यहाँ पे 2N आ जाएंगे, Na2 ये 2 आ जाएगा, H तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी से मैं अभी ये बैलेंस हो चुकी है, मैं यहाँ पे भी POAC नहीं लगा रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजें, पहले सिंपली इसको समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास अगर मोल्स होते थे, मास होता था, या सॉरी मोल्स होते तो हम डायरेक्टली कर लेते थे, मास होते तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करते थे, तब हम वो तीनों जो स्टोइकियोमेट्री में हमने तीनों केसेस पढ़े ना, सिंगल रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट विद वंस इंफॉर्मेशन, और टू रिएक्टेंट्स या मोर देन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स विद इंफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो उनमें से कोई एक केस होगा उसको लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सोल्यूशन दिया है, तो सोल्यूशन से मोल्स निकालने पड़ेंगे। सोल्यूशन से मोल्स निकालने का तरीका क्या है, M into V, जो मैंने अभी बताया था, M into N is equals to M into V, वही तरीका है। तो मोल से ही होगा, मोल कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं, तो ये जो भी रिएक्शन है ये मोल से ही चलेगी, मोल से ही हमें पता चलेगा कि एक के मोल जितने रिएक्ट हुए तो दूसरे के मोल कितने रिएक्ट होंगे, या प्रोडक्ट के मोल कितने बने होंगे। तो ये मोल्स कैसे निकलेंगे, जब हमें मोलैरिटी दी होगी, उसकी वॉल्यूम दी होगी, तो हमें वहां से उसके मोल्स मिल जाएंगे बाय M into V, ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें ये कहता है हमें कि भाई आपने क्या किया, आपने इसका 0.2 m सोल्यूशन लिया और इसके साथ साथ इसके 500 ml ले लिए, और हाँ भाई साहब इसका लिया हमने 0.6 m सोल्यूशन और 250 ml ले लिए, ये इंफॉर्मेशन हमें है। तो सिंपल सी बात है भाई, खटाखट इसके M into V इधर कर दो, M into V इधर कर दो, क्या हो जाएगा 0.2 into लीटर्स में ध्यान रखना है, तो 500 अपॉन 1000 कितना आएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 0.1, इसके 0.1 मोल्स है, इसको यहां लिख लेते हैं 0.1, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही करना है, इसके मोल्स क्या आएंगे, n क्या आएगा इसका 0.6 into 250 अपॉन 1000 कितना आएगा 1/4, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.15। इसके मोल्स 0.15 है, इसके मोल्स 0.1 है, क्लियर हो गई ये बात। तो ये 0.1 है, ये 0.15 है। अब हमें ये, क्योंकि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, ये तीसरा केस हुआ, दो रिएक्टेंट्स हैं एटलीस्ट, और इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, या दोनों के मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें तीसरा केस लगाना है। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जानना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे जानते हैं, सबका रिवीजन होगा 0.1, ये इसके मोल्स अपॉन इसका कोएफिशिएंट क्या है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में 1, तो 0.1 अपॉन 1 0.1 हो गया, ध्यान रखना इसके ऊपर 0.1 है।
ये 0.15 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 0.15 अपॉन 2 विच विल बी 0.075 0.075, ये 0.1 से छोटा है, तो हम कहेंगे दैट दिस इज, ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है कि इसकी वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होगी। तो ये जानने के लिए हमें कोई नेक्स्ट एपिसोड नहीं देखना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमको इसके मोल्स जानने पड़ेंगे। मोल्स कैसे जानोगे भाई? एलआर, ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इसके 0.15 मोल्स, इसका भी 2 है कोएफिशिएंट, इसका भी 2 है, तो इसके भी मोल्स कितने बनेंगे? 0.15, सेम कोएफिशिएंट है ना, तो 0.15 मोल्स ही बनेंगे भाई, ये पूरा कंज्यूम हो रहा है ना, तो 0.15 मोल। Therefore volume will be equal to 0.15 into 22.7, भाई 22.4 मत करना, क्योंकि यहाँ एसटीपी बोला है 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोला है, यहाँ बोला है 1 बार इन 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इसको फिर कर लेना यार, इतने लीटर्स होगा। ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे लिया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम नहीं तो तुमको 200-300 क्वेश्चंस करने चाहिए इसके, अगर तुमको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है इन क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लाइक इन सम वे और द अदर गोइंग टू कम इनटू इन योर जेईई नीट एडवांस्ड, उसमें आएंगे, किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगा। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, ये करना जरूरी है। गॉट इट? ठीक है जी, मोलैरिटी, ठीक है जी, इसमें एक दो चीजें और है, फिर फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। फॉर्मेलिटी का क्या बताना कि सिर्फ सिंपल फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, चाहे तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। फॉर्मेलिटी का मतलब बस इतना है, सेम चीज होगी, कुछ और नहीं होगा उसमें। चलो इनफैक्ट जब बताऊंगा तभी लिख दूंगा, इसमें 2-3 चीजें लिख लो भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉमन सॉल्यूट्स है उनके बारे में जान लो। कॉमन सॉल्यूट्स कौन कौन से होते हैं? सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक है, यूरिया, मेथनॉल, एज सॉल्यूट्स बोल रहा हूं, ठीक है, मेथनॉल, एथनॉल, NaCl, बेंजीन और लास्ट है टॉल्यूइन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही यूज होते हैं, ये ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या करना है, इनका मोलर मास जो है याद रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी से हम क्या कर पाएंगे, इन सारे के इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएंगे। इसका 342 होता है, 342 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास लिखा रहा हूं मैं, मोलर मास, ठीक है। इसका होता है 180 ग्राम पर मोल, यूरिया का होता है 60 ग्राम पर मोल, मिथनॉल का होता है 46 ग्राम पर, नहीं 46 नहीं, CH3OH 16 32 ग्राम पर मोल, इथेनॉल का होता है 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, इसका होगा 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका होगा 78 ग्राम पर मोल, और इसका होगा टॉल्यूइन का 92 ग्राम पर मोल, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। गॉट इट? क्लियर हो गई बात? इसको उतार लेना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, इसमें क्या है, मोलैरिटी टू परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। मोलैरिटी टू परसेंट वेट बाय वेट, या उल्टा, अगर परसेंट वेट बाय वेट दिया है तो उसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलो तुमको 2 क्वेश्चन कराते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। इसमें क्या है, अगर मान लो तुम्हें बोला है 2m यूरिया सोल्यूशन, ठीक है, 2m यूरिया सोल्यूशन को हमें वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? देखो, 2m यूरिया सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 2 मोल यूरिया इन 1 लीटर या 1000 ml सोल्यूशन, है ना, यही तो मतलब हुआ इसका। 2 मोल यूरिया का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 60, इसका मोलर मास ग्राम, या इक्वल टू 120 ग्राम यूरिया इन
1000 ml सोल्यूशन, यही तो मतलब हुआ। तो अगर मैं इसका परसेंट मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम करता हूँ तो देयरफॉर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा इसका, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम होगा कितना, 120 ग्राम तो इसका सोल्यूट है, अपॉन कितने लीटर्स है, सॉरी कितने ml है, यहाँ 1000 ml है, ठीक है कि नहीं। अच्छा इंटू 100 करना है, यहाँ पे आएगा 12% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, सिंपल कर लिया तुमने। इसका फॉर्मूला भी दे दूंगा, ठीक है। अब उल्टा कर लेते हैं, मान लो हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया है उसकी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दी है हमको, लेट्स से 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है जी। अब इसका m कैसे कैलकुलेट करो, पहले इसको देखो, इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अगर 100 ml है, ठीक, अच्छा ग्लूकोज है, चलो पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो गया, 30/180 आ जाएगा, यही तो हुआ इसका मतलब कि नहीं, सिंपल सी बात है। ये कितना हो गया 1/6। अच्छा इसको मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 ml आ जाएगा, 1000 ml का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर क्या हो गया, 10/6 आया ये, तो m क्या जाएगा इसका, m विल बी इक्वल टू 10/6, इसके मोल्स आ गए, अपॉन क्या है 1 लीटर, या 1000 इंटू 1000 कर दो, 1 लीटर आ गए ना, कितना गए 10/6 मतलब 1.3 सॉरी 67, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूला आराम से यहीं से डिराइव भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है भाई, देखो मोलैरिटी को लिखते हैं हम WB/MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, यही तो हुआ। अगर मैं इसको लिख दूं WB/V इन ml, ठीक है, ये हो गया इंटू 100। तो इसके अलावा बचा क्या है, यहाँ पे ऊपर 100 ले जा चुके हो तो 10 आ जाएगा, नीचे MB बचा। तो अगर तुम देखो तो ये जो डेफिनेशन है ये परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10/MB, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। MB का मतलब क्या है, यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये लिख लेना अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो। ये फॉर्मूला है, उल्टा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी इज द फोर्थ वन, फॉर्मेलिटी इज द फोर्थ वन। एक सेकंड देख लें, और तो कुछ नहीं है ना, आई थिंक और तो कुछ नहीं ही है बाबा, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर्मेलिटी। चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी सीधे सीधे फॉर्मेलिटी करते हैं। तो फॉर्मेलिटी क्या है भाई, फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कभी कभी फॉर्मल नाम से, गिवन फॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है, मोल पर लीटर इसकी भी यूनिट होगी। इसमें क्या होता है, बस सिंपल डिफरेंस क्या होगा कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी हालांकि फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा ऐसे कहीं पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता और कोई ऐसे क्वेश्चन में भी नहीं देता, लेकिन क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, और स्कूल में तो एटलीस्ट दे ही सकता है, और कुछ क्वेश्चन मैं भी दूंगा फॉर्मेलिटी के। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है एज फार एज कैलकुलेशंस आर कंसर्न। तो मैं इसके बारे में और कुछ लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ ये चीज लिखवाऊंगा कि जो मोलैरिटी की हम बात करते हैं तो हमें उसमें जो सॉल्यूट होता है उसमें सॉल्यूट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन जब हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो हम उन सॉल्यूट्स के बारे में बात करते हैं जो मॉलिक्यूल्स के जैसे एग्जिस्ट नहीं करते, विच एग्जिस्ट एज फॉर्मूला यूनिट्स। याद होगा फॉर्मूला यूनिट्स मैंने करवाया था, जैसे NaCl है, NaCl का जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है दैट इज अ फॉर्मूला यूनिट, दैट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, है ना। तो सब चीजें सेम है। अगर मान लो मैं ग्लूकोज के लिए बोलता हूं तो ग्लूकोज के लिए मैं कह सकता हूं 1m सोल्यूशन, लेकिन NaCl के लिए टेक्निकली
ठीक है, मुझे 1F सोल्यूशन कहना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1M सोल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स बोल रहा हूं, FUs ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल यही इसकी डेफिनेशन है, और बाकी सब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस ये F हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। NB का मतलब क्या हुआ, NB मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो इसमें या तो जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे वो सारे लिख सकते हो यार। F इक्वल्स टू NB अपॉन V सोल्यूशन, NB इंटू 1000 अपॉन V सोल्यूशन इन ml, या फिर तुम लिख सकते हो इक्वल्स टू मिलीमोल्स अपॉन V सोल्यूशन इन ml, या तुम लिख सकते हो WB अपॉन MB, है ना, मोलर मास। तो जो मैंने फॉर्मूले उसके लिखा है तो सेम इसके फॉर्मूले तुम लिख सकते हो। तो आई एम लीविंग दिस टू यू। ठीक है, यहां पर हमारा पहला ग्रुप खत्म होता है, ग्रुप ए कंप्लीट होता है। ग्रुप ए का जो नॉर्मेलिटी है, आई टोल्ड यू कि ये हम नेक्स्ट जब हम सेकेंड ये मोल कॉन्सेप्ट 2 करेंगे तब देखेंगे इसको, मोल कॉन्सेप्ट 2 के टाइम पे देखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आ गया ग्रुप बी, आ जाएगा। तो ग्रुप बी में क्या होगा वो देखो। ग्रुप बी में कितने थे भाई, 6 थे उसमें। पहला कौन सा है, परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट में अगर तुम देखो तो यूनिट लेस है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी यही, बस यूनिट या रिप्रेजेंट करने का तरीका है परसेंटेज वेट बाय वेट। गॉट इट। अच्छा, इसमें न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स मास और वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, या चलो ठीक है एक चीज और देख लेते हैं इसमें पहले। और ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज जैसे होगा। इसको अगर तुम देखो तो इसकी डेफिनेशन होगी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अभी क्लियर? ठीक है, सिंपल सा है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये इसकी परसेंटेज होगी, परसेंट में आएगा, हमेशा आउट ऑफ 100 होगा, तो बिटवीन 0 एंड 100 होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया जी। ठीक है, ठीक, और क्या है इसमें, कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज, राइट। एक चीज और है, ये तुम्हें जाननी, या इसमें कोई ऐसा नया नहीं है, सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमेशा काम आएगा। गॉट इट। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सीधे सीधे, कुछ ऐसा है नहीं इसमें बताने लायक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 25% वेट बाय वेट, 25% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो जानो। इसका मतलब हुआ कि 25 ग्राम यूरिया है इन 100 ग्राम सोल्यूशन। सबसे पहले तो ये जानो इसका मतलब क्या है। ठीक है, गॉट इट। इसी चीज को
अगर लिखना चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो कि भाई अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये भी डबल होगा, मतलब प्रोपोर्शन हमेशा सेम सेम रहेगा। तो 50 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर मेरे पास 25 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूशन है तो उसमें यूरिया कितना होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास 25 ग्राम्स हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, तो मेरे पास कितने ग्राम्स होंगे, या मेरे पास कितने ग्राम्स होंगे इन 25 ग्राम सोल्यूशन। यूनिटरी मेथड लगा दो, तो W विल बी इक्वल टू 25 इंटू 25 अपॉन 100 इक्वल्स टू 6.25 ग्राम। क्लियर इनफ। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 अपॉन 100 6.25। सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं है। और वैसे भी तुमने ये वेट बाय वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में देख ही चुके हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, 0.2 मोल्स, एग्जाम्पल 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 64 ग्राम ऑफ वाटर, 64 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है जी, ये दिया गया है हमको इंफॉर्मेशन। इसमें बोला है परसेंट वेट बाय वेट ग्लूकोज का कैलकुलेट करना है। जब सॉल्यूट ग्लूकोज है तो उसी का करना होगा, है ना। अच्छा जी, 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 0.2 इंटू 180, दैट कम्स आउट टू बी 36 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या होगा 36 ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका तो ये तो ग्लूकोज का मास हो गया, वो वाटर का मास हो गया। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन W सॉल्यूशन कितना हो गया 36 प्लस 64 100 ग्राम्स। देयरफॉर परसेंट वेट बाय वेट क्या होगा भाई, परसेंट वेट बाय वेट क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज 36 अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 इंटू 100, 36% वेट बाय वेट। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। चलो जी, ये एक सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब इसमें एक तुम्हें रिलेशन बताता हूं इसके और वेट परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम के। तो वेट बाय वेट टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, या उल्टा कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो भाई, अगर मैं कहूं यहां पर कि परसेंट वेट बाय वेट क्या होता है, परसेंट वेट बाय वेट क्या है, वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख सकता हूं WB अपॉन V सॉल्यूशन, ml में ही बात कर रहा हूं, V सॉल्यूशन इन ml इनटू डेंसिटी, डेंसिटी किस में, ग्राम्स पर ml में, इनटू 100। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहां पर 1 बाय डेंसिटी में बाहर ले रहा हूं, इनटू ये क्या गया WB अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, या इनफैक्ट कल देखा था, कि ये किसकी डेफिनेशन होती है, या किसका फॉर्मूला है, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। तो यहाँ पे क्या आ गया है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अगर इसको फॉर्मूला लिखना चाहो, फॉर्मूला विल बी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो आर बी क्लियर। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ वो है, ये कन्वर्जन है। और तुमने देखा होगा ये कन्वर्जन और जो हम अभी कर रहे हैं, ये हमने ग्रुप बी वाले को ग्रुप ए में या वैसे वर्षा किया है, तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, बिना डेंसिटी के नहीं हो सकता। ठीक है, कितना टाइम हो गया भाई, 49 मिनट्स। लेट्स से मोल फ्रैक्शन भी हम कवर कर पाएंगे, आई होप। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। मास फ्रैक्शन जो है इसके जैसा है, मैं सीधे थर्ड पे जा रहा हूं, मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है जी, मास फ्रैक्शन भी इसी के जैसा होगा, मोल की जगह मास रखना है बस।
ठीक है, वो मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर हम बेसिक डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पे हम कंपोनेंट लिख रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सिर्फ सॉल्यूट की ही नहीं, हम किसी और कंपोनेंट जैसे सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट पर मोल ऑफ सॉल्यूशन, पर मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। या फिर जिसको जैसे लिख सकते हो, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक, इसमें अगर तुम देखो तो इसको रिप्रेजेंट का जो करने का तरीका है वो, मतलब इसका साइन, इट्स नॉट द यूनिट बट जैसे कैपिटल एम से हम मोलैरिटी को लिखते हैं, वैसे ये एक्स से हम मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं। ये यूनिटलेस होता है, या यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके न्यूमरेटर पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधे सीधे, एक्स। ठीक, अभी हम क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें तो मैं बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करूंगा। एक्स बी अगर मैं लिख रहा हूं, एक्स बी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो क्या होगा, एन बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नॉट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कंपोनेंट क्या है सॉल्यूट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगा तो क्या होगा, XA विल बी इक्वल टू NA मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, XA प्लस XB कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखो भाई, विल बी इक्वल टू 1। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि XA या X इन जनरल विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें जीरो का मतलब हुआ नो कंपोनेंट प्रेजेंट, मतलब अगर मैं कहता हूं किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जीरो है, इसका मतलब वो वहां प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि उसका किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो मैं कह सकता हूं ओनली दैट कंपोनेंट इज प्रेजेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट प्रेजेंट है और कोई कंपोनेंट है नहीं, मतलब प्योर कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, प्योर कंपोनेंट, कंपोनेंट इज प्योर। ठीक है, उसमें कोई सॉल्वेंट सॉल्यूट कुछ नहीं मिला हुआ। गॉट इट। ठीक, इस चीज को मैं लिखने का एक दूसरा तरीका निकाल रहा हूं, विच इज दिस, i इक्वल्स टू 1 to n और xi इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये क्लियर रहेगा। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए हमने देख लिया। ठीक, अच्छा जी, इसमें एक चीज और जो थर्ड है वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, डाइल्यूट दिल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है वो देखना है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होगा, NB इज वेरी वेरी लेस देन NA, है ना। सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं सॉल्वेंट के मोल से बहुत कम होते हैं। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर NB प्लस NA इज ऑलमोस्ट इक्वल टू NA। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला निकाला है, हम XB को उस केस में XB को लिख सकते हैं NB अपॉन NA। अगर डाइल्यूट हुआ तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसका 0.1 मोल है और इसके 156 मोल्स है, तो 0.1 अपॉन 156 या 0.1 अपॉन 156.1 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो उतना बॉदर नहीं करते। ठीक है जी, कहाँ थे? ठीक है, ये हो गया। मान लो ये तो किसके लिए था, ये था बाइनरी के लिए, मतलब दो ही कंपोनेंट थे। अगर मान लो m कंपोनेंट्स हो, मतलब दो की जगह तीन होगा तो क्या होगा, XB या X1 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3।
वहां होगा x2 विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं फॉर अ सोल्यूशन, ठीक है, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग m कंपोनेंट्स, ठीक, बाइनरी सोल्यूशन फॉर अ सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन लिखना फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग m कंपोनेंट, ठीक है। अगर m कंपोनेंट्स है तो क्या होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे x1 लिख रहा हूँ, x1 विल बी इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 nm, ठीक है। नेक्स्ट x2 विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 nm। और अगर मैं सीधे xm निकालना चाहूँ तो क्या होगा, nm अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 nm, ठीक है। इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो तुम्हारा सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n है, सॉरी m है, x i है, दैट विल बी इक्वल टू 1, ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड x विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1, और 0 और 1 को क्या, 0 और 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो तुम्हें पता है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गॉट इट, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बिफोर डूइंग दैट क्वेश्चन मैं मास फ्रैक्शन की बात कर लेता हूँ। मास फ्रैक्शन में क्या करना है, यहाँ पर मास फ्रैक्शन लिख लेना, यहाँ पे नंबर ऑफ या मास ऑफ कंपोनेंट पर, यार इसको लिख ही देता हूँ, मास फ्रैक्शन, दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है, दिस इज द, सॉरी दिस इज नॉट द फोर्थ वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज मास फ्रैक्शन, ठीक है। मास फ्रैक्शन में क्या होगा, इसकी ऐसा कोई तरीका नहीं है इसको बताने का, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कहीं पे ऐसे मास फ्रैक्शन पे क्वेश्चन बहुत रेयर देखे गए हैं, ऐसा कोई एमएफ करके कोई उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर या सॉरी मास ऑफ कंपोनेंट पर, या इसको पहली वाली को हटा ही दो ना, रेशियो ऑफ mass of the component to the total mass, to the total mass of the solution, सिंपल ये है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं x कह रहा हूँ, mf जानना चाहूँ, mf will be equal to mass of b, जैसे अगर मैं b के बारे में जानना हो तो mb अपॉन, नहीं mb नहीं, wb अपॉन WB प्लस WA, और अगर मैं MFA जानना चाहता हूँ तो WA अपॉन WB प्लस WA। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये जो है मास फ्रैक्शन, ये परसेंटेज वेट बाय वेट ही है, बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसे जस्ट फ्रैक्शन में रखा गया है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, दोनों के दोनों MF में 0 और 1 की जो लिमिट्स है उनका मतलब भी पता है, और अगर मैं इनको जोड़ना चाहूँ परसेंटेज वेट बाय वेट को, तो क्या होगा, MF इंटू 100, ठीक है, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है जी। बस एक दो क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर, लेट्स सी। हाँ, एक दो क्वेश्चन ही है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसको मिटा दो। मोल फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन करते हैं, मोल फ्रैक्शन के दो क्वेश्चन लेते हैं, और फिर इन बस दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 30 ग्राम यूरिया है, विद या 30 ग्राम यूरिया, उसे ऐड किया 45 ग्राम H2O में, तो मोल निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ये यूरिया है तो N यूरिया क्या हो जाएगा, N यूरिया विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 60 इक्वल टू 1/2, ऐसे NH2O क्या होगा 45 अपॉन, इसका मोलर मास 18, कितना आएगा ये 5/2, ठीक है, तो 5/2, ओके। तो X यूरिया कितना हो जाएगा, X यूरिया विल बी इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5/2, ये कितना आएगा 1/2 अपॉन 3 इक्वल टू 1/6। और अगर मेरे को x
H2O निकालना है तो ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। H2O का मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स यूरिया। ये एक शॉर्टकट तरीका कह लो, ठीक है। तो हमने वो लिखा था ना एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, वही यूज कर रहा हूं मैं। 1 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसका परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना होता अगर मुझे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता, 30 मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और 30 प्लस 45 कितना हो गया, 75 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 and 4 40%, ठीक है। तो ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज की कक्षा यही समाप्त करेंगे। 7 बजने को आगे बताओ, हाँ कहाँ थे हम, हाँ 46 ग्राम्स इथेनॉल, ठीक है ना, इन 54 ग्राम H2O। सेम सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, इसके मोल्स निकालो, इसके मोल्स क्या होंगे, N इथेनॉल will be equal to 46 upon 46 equals to 1 and NH2O क्या होगा 54 upon 18, 18 3 जा 54, therefore X इथेनॉल क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus 3 equals to 1/4, therefore X H2O will be equal to 3 upon 1 plus 3 equals to 3/4। That's it। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मोलालिटी बचती है और पीपीएम एंड पीपीबी, वो एक छोटे से लेक्चर में, और जो भी छोटी मोटी चीजें तुम्हारे डाउट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट, कल का तो नहीं, परसों के लेक्चर में कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू सेकंड चैप्टर। सो बाय बाय।